अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज होना था पार्लियामेंट का इजलास, जिसमें हुकूमत ने लेकर आना था जुडिशल पैकेज और दीगर अहम आइनी तरमीम, जिसके लिए पिछले कुछ दिनों से जोड़ तोड़ भी जारी थी। मगर ये जोड़ तोड़ हुकूमत के हक़ में बज़ाहिर कामयाब होती नज़र नहीं आई, क्योंकि सुबह 11 बजे होने वाला इजलास अभी तक, यानी जबकि इस वक्त 7 बज रहे हैं, शुरू नहीं हो सका है। सेनेट का इजलास भी डिले पर चला गया। खबरें यही आ रही हैं कि 10 बजे होगा, जो कि पहले 7 बजे होना था। इस्लामाबाद में मुलाकातों पर मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरत पर मुशावरत हो रही है। JUI फे और BNP मेंगल के वोट अहम तरीन हो चुके हैं हुकूमत के लिए ही, और दोनों ही की तरफ से हुकूमत को अभी तक इनकार ही मिल रहा है। BNP मेंगल ने कुछ शराइत भी रख दी हैं, जिसमें उन्होंने अपने कारकुनान को रिहा करने की बात की है। अब ये हुकूमत के लिए किस हद तक मुमकिन होगा, ये अहम सवाल है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। ये भी इम्कान है कि नवाज शरीफ खुद चलकर फजलुर रहमान के घर जाएंगे उन्हें मनाने के लिए, और PTI का वफ्द भी पहुंचा मौलाना फजलुर रहमान से। तो मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी इन डिमांड नज़र आ रहे हैं। अब जो आइनी पैकेज है, इसके भी अहम निकात सामने आ चुके हैं। जो तजवीज़ किया गया है आइनी तरमीम में 20 से ज़ायद शक़ें शामिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी इसमें शामिल है। जो सीटें बलूचिस्तान असम्बली में थी पहले 65, उसको बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ है। फिर आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की भी तजवीज़ शामिल है। फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से डिफेक्शन क्लॉज है ये। मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट करने की राह हमवार की जा रही है, ये इत्तलात हैं। फिर आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत में सुनी जाएगी, ये तजवीज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के हवाले से अहम इसके अंदर एक शेख है, सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी ये तकर्री, ये कहा जा रहा है। ये तरमीम क्या वक्त की ज़रूरत है या सियासी फ़ायदों के लिए हुकूमत ये लेकर आ रही है? सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर ये भी कि इन तरमीम का ख़ास तौर से जो जुडिशल पैकेज है उसका अदालती निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर करेंगे बात। प्रोग्राम के पहले और दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करें सीनियर तज़ियाकार नजमू साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमू साकिब साहब, ये जो तरमीम लेके आई जा रही हैं, सबसे पहला तो बुनियादी सवाल यहाँ पर बनता ही है कि हुकूमत के अज़ाइम, हुकूमत की इंटेंशंस आखिर हैं क्या इसके पीछे, जो इतनी उजलत में ये फ़ैसले किए जा रहे हैं, इतनी फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं, और ज़रूरत है सियासी या इस्लाहाती? ज़रा ये तो डिस्टिंग्विश करें ना हमारे लिए पहले। ये चूँकि ज़रूरत ईजाद की माँ है तो ये ज़रूरत है, और अच्छा। उसमें जो आपने वजूहात पूछी हैं, पहली वजह ये है कि अपनी मर्ज़ी के जजेस लगाने हैं, अपनी मर्ज़ी का हिसाब किताब रखना है, और दूसरा ये है कि 2/3 अगर ये अक्सरियत साबित कर लेते हैं तो इनकी लेजिटिमेसी का मसला थोड़ा सा इनके तई हल हो जाएगा कि देखिए हम जो हैं वो, आप कहते हैं जी कि हमारी हुकूमत जो है वो फॉर्म 47 की है, इसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, फलाना फलाना। देखिए हमें पूरे पाकिस्तान के अवाम की, उनके नुमाइंदों के ज़रिए, और उसमें आपको ये याद रहे कि ये जो है ये सिर्फ आपके हुकूमती अरकान ही नहीं होंगे, क्योंकि हुकूमती अरकान सारे कर करा के भी पूरे नहीं हो रहे। मौलाना साहब को भी डाल लें, वो जो 4-5 होंगे वो कहाँ से आएंगे? वो अपोजिशन के ही होंगे, वो आज़ाद होंगे, वो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका सौदा वौदा हम सुनने में आ रहा है कि वो होगा। अब ये लेजिटिमेसी का मसला किसी वजह से हो गया है, टकराव में आ गया है अदालत के साथ। अच्छा, अब मैं जो सुबह से टीवी देख रहा हूं तो मुझे ऐसे लग रहा है रमीन के सुबह से लेके अभी तक जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जी, एक बड़ा तवील टिकटॉक चल रहा है। टिकटॉक होता है ना, टिकटॉक वो छोटा सा होता है लेकिन ये बड़ा ही तवील टिकटॉक है, इसमें बात खत्म ही नहीं हो रही। अच्छा, उधर हम देख रहे हैं मौलाना साहब के पास ये भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, इधर से अब नवाज शरीफ साहब का भी सुना है, अब शहबाज शरीफ साहब खुद जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? तो मुझे जब मैं इनकी डिटेल में जाता हूँ, और ख़ासतौर पे जो 20 शिक्के हैं वो जो मैंने पढ़ी है, पता नहीं अब इसका भी नहीं पता कि ये करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे जी कि कोई यानी जुडिशल पैकेज या आइनी पैकेज नहीं आ रहा, आ गया ना। अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे जी जजों की तौसीह की बात नहीं हो गई, आ गई ना। अब ये देखना है कि वाकयातन जब ये चीज़ें नेशनल असेंबली में और फिर सेनेट में, जो कि कहा गया है कि पता नहीं आज पूरी रात खुला रहेगा सेनेट, 10 बजे के बाद भी, और पता नहीं 12 बजे होगा, और सुबह फजर की अजान के वक्त जो शायद वो हो जाए। मुझे ये बताइएगा कि इसका अवाम से क्या ताल्लुक है? कोई एक ताल्लुक बता दीजिए। अच्छा, कोई एक सियाना था, उसने मुझे जवाब में ये कहा कि देखें
ये बेंच बनेंगे ना ज्यादा तो वो जो बैकलॉग है ना सुप्रीम कोर्ट का वो कम हो ये जाएगा। हुकूमत की सुभान तो बड़ी अल्लाह, इज़्ज़त है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी बात यहां तक पहुंच गई है कि अब वो फिर आवाम किसी ना किसी तरीके से बीच में ले आए हैं। मुझे ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक जो इतना बैकलॉग हुआ है वो किस वजह से हुआ है? और ये रात को पार्लियामेंट खुल रही है, हमने सुप्रीम कोर्ट को भी देखा रात को खुलती है, वो किन चीजों पे किन चीजों पे खुलती है? और जहां तक ये आपने फुर्तियों की बात की है, मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे मुल्क में एक पार्लियामेंट है और आज वो पार्लियामेंट बता रही है कि मैं हूं, काबीना बता रही है हम हैं। इसका मतलब यह है कि जमहूरियत है। ये खुशी की बात है। अफसोस की बात यह है और दुख की बात यह है कि ये अपने अपने मकासद के लिए कर रहे हैं, ये अवाम के मकासद इसमें है ही नहीं। यानी तकलीफ की बात जो है वो ये है। देखिए, अच्छा होता कि ये मेहनत और ये तगोदाव जो है ये आईपीपीज के खिलाफ होती, ये सारे लोग मिलते और कहते हैं कि आईपीपीज का बंद करना है हमने। अच्छा होता कि ये तगोदाव और ये कोशिश और ये मेहनत, और हत्ता कि नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ ले आए हैं, वो लेके आते कि महंगाई को हम सब ने मिलकर ख़त्म करना है। अच्छा होता कि ये सारी तगोदो और कोशिश जो है वो कश्मीर के बारे में होती कि हमने कश्मीर लेना है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में ये हो रहा है, हमें कुछ करना है। हो क्या रहा है कि जी तौसीह दे देंगे, जज अपनी मर्जी का लगना चाहिए, और उस तरफ से वो जो भी कुछ आ रहा है यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये वजाहत जो अभी आई है कल जी कि जी अब वो पार्टी है, पीटीआई पार्टी है, उनके ये मखसूस नशिस्तें हैं, नहीं हमने नहीं मानना। आज फिर यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आ गया है और हुकूमत ने भी कह दिया है कि जी असल में जो है ना पार्लियामेंट सुप्रीम है। एक मिनट मैं लूंगा आपका इस बात पे। देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है कानून बनाने में, ठीक है, ठीक। पार्लियामेंट सुप्रीम एग्जेक्टिव्स में नहीं है। अगर पार्लियामेंट एग्जेक्टिव्स में भी सुप्रीम होती ना, एग्जेक्टिव यानी वो जो आपका वो जो होता है वो जो यानी तामील करते हैं, तो फिर आपके पार्लियामेंट हाउस से पार्लियामेंटेरियन उठाए ना जाते। सही बात है। आपकी पार्लियामेंट है कानून बनाने की हद तक मुकन्नना है। अच्छा, अब आते हैं अदालत की तरफ। अदालत सुप्रीम है अगर कानून की तशरीह की बात हो रही है या आईन की तशरीह की बात हो रही है, और वो पक्की बात है। और अगर आप ये नहीं मानते तो फिर ये मान लेते हैं कि जमहूरियत नाम की चिड़िया जो है वो इस मुल्क में कभी आई ही नहीं थी। ये क्या बात हुई भला? आपको सुप्रीम कोर्ट कह रही है, ये आपको मानना पड़ेगा। क्यों नहीं मानते? इसलिए कि हमें सूट नहीं करता। अच्छा, अब ये है कि क्या मैं ना मानूं कि जो रट लगी हुई है ये अगर चलती रही, ये मुल्क कैसे चलेगा? आप मईशत कैसे संभालेंगे? आप अवाम का एतमाद कैसे लेंगे अगर ये मैं ना मानूं की रट लगी रही? तो मुझे जो है ये सारी जो टिकटॉक चल रही है, अगर ये तरामीम हो जाती हैं, मुझे आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता। अगर ये तरामीम यानी जुज़वी तौर पे होती हैं, मुझे आम आदमी की जिंदगी पे कोई फर्क पड़ता महसूस नहीं होता। अगर ये तरामीम नहीं होती अप्रूव किसी वजह से, जो कि अल्लाह करे कि ना हो, तो फिर मुझे लगता है कि अवाम का भी इसमें कोई नहीं होगा। ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, और हम ये कहते रहेंगे कि देखिए जी हम आए थे तो हमने ये किया, हम आए थे। ये लंबी कहानी है, लेकिन हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है। ठीक है राव खालिद साहब, ये जो ज़ाहिर है इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुशावरतें हो रही हैं और मनाने की कोशिशें की जा रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि जो ये इस्लाहात प्रपोज की जा रही हैं उसके ऊपर कोई डेडलॉक आता ना। अगर कोई डेडलॉक है भी कि जी ये इस्लाहात जो आप लेकर आ रहे हैं इनमें से ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको इस तरह बेहतर किया जा सकता है, ये इस बात पे डेडलॉक है या फिर इस बात पे डेडलॉक है कि बदले में हमें क्या मिलेगा अगर हम इस पर आपको वोट दे दें असेंबली में? ये जो बाद में आपने बात की, यही बुनियादी वजह है कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा होगा। हाँ। और ये इनफरादी फ़ायदे की बात है, जमातों के सियासी फ़ायदे की बात है, उसी पे सारी चीज़ें घूम रही हैं। अगर आपको याद हो, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जिस दिन मुलाकात हुई थी, मैंने उस दिन अर्ज़ किया था कि ये बुनियादी तौर पे दौड़ है नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि इस आइनी पैकेज के लिए नंबर कौन इकट्ठे करने में ज़्यादा मददगार साबित होता है।
आप amendments समझते भी हैं हो कि जाएंगी। हुकूमत ज़्यादा इस वक्त पावरफुल पोजीशन में है फजलुर रहमान साहब को कुछ ना कुछ ऑफर करने में, या फिर अपोजिशन में जाने में ज़्यादा फ़ायदा होगा मौलाना साहब? ऑब्वियसली वक्ती तौर पे जो फ़ायदे हो सकते हैं वो तो हुकूमत दे सकती है। ठीक है। जिसमें गवर्नरशिप है केपी की, जिसमें बलूचिस्तान की हुकूमत भी हो सकती है, पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफर हो सकती है ये उनको, जिसमें सेनेट में कोई सीटें हैं, 2 सीटें वो कहते हैं हम आपको दिलवा देंगे क्योंकि अभी केपी के इलेक्शन होने हैं। फिर इसी तरह से कहा जा रहा है सेनेट के डिप्टी चेयरमैन की भी शायद ऑफ़र की जा रही है कि वो आपको दे देंगे, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं तो 2-3 वजारतें भी आपको मिल जाएंगी। ठीक। ये तो वो चीज़ है जो अभी सरे दस्त वो उनको मिल सकती है, और ये बज़ाहिर फ़ायदा ही इसको कहा जा सकता है। ठीक है। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर उन्हें सियासत में रहना है, सियासत करनी है, तो वो उनके लिए बड़ा डिज़ास्टर होगा, अपने होम ग्राउंड पे भी और अदरवाइज भी उनके लिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की अगर हम ओवरऑल बात करें, अगर हम जी ओवरऑल बात करें थोड़ा सा आईनी, कानूनी और इखलाकी हवाले से, जी ज़रूर। आइन का जो डॉक्यूमेंट है बेसिकली ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम के साथ जो स्टेट का है, और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब आप कानून साजी अपनी जगह पे, उसमें भी अवाम के नुमाइंदों की अवाम की इनपुट होनी चाहिए। लेकिन जब आप आइनी तरमीम के लिए जाते हैं पर्टिकुलरली, तो उसमें आवाम की आगाही और उनको इत्माद में लेना ये बहुत बुनियादी इसका फैक्टर है। आइनी तौर पे भी मैं समझता हूँ, इखलाकी तौर पे भी समझता हूँ कि आवाम को पता होना चाहिए कि उनके जो नुमाइंदे हैं उनके साथ जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कौन सी शिक को चेंज कर रहे हैं और उसका उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात होंगे। जज साकिब साहब ने आपको तफसील से बताया कि उनकी ज़िंदगी पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है इससे, तो इसलिए ये अवामी कह लें कि उनके फेवर में तो नहीं है ये चीज़ें। ठीक है। उसके बाद आइन का बुनियादी कॉन्सेप्ट जो है ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, जिसमें अदलिया की आज़ादी एक बहुत बुनियादी उसका कह लें असूल है। इन अमेंडमेंट से जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, अदलिया की आज़ादी मुकम्मल तौर पे कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, जो किसी तरीके ना मुल्क के हक़ में है, ना सियासत के हक़ में है, ना आवाम के हक़ में है, ना अदलिया के हक़ में है। क्योंकि आप जब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर अपनी डिस्क्रिप्शन से करेंगे, 5 बंदों में से बिल्कुल पैनल किसी को मर्जी को लगा दे, 5 बंदे को लगा दे, 4 सीनियर जजेस को इग्नोर करके पैटर्न पे लेके आना चाह रहे हैं। जी वो कह रहे हैं कि वो पैटर्न करना है, लेकिन वो इस वजह से नहीं कर रहे कि आर्मी चीफ की तकरीर इस तरह से होती है तो ये भी इसी तरह होनी चाहिए। इसके पर्पज़ और है, वो तो एक एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशन है, तो वो चल रहा है सिलसिला उसमें। सीनियरिटी कम फिटनेस का एक कॉन्सेप्ट है सरकारी महकमों में, सब में, ब्यूरोक्रेट्स हो, आर्मी में हो, बाकी सीनियरिटी कम फिटनेस का एक जो है सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड किया केस में, उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पार्लियामेंट ने की कि सीनियर मोस्ट जज जो सुप्रीम कोर्ट में वो होगा। सूबों में ये नहीं इंप्लीमेंट हुआ उस तरह से, ये सूबों में चल रहा है। तो ये अदलिया की आज़ादी, जजेस की तकर्री, जजेस का तबादला, जजेस के बेंचेस की तश्कील के हवाले से सुना जा रहा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो बड़े ज़ोर शोर से इन्होंने पास किया और उस पर बड़ा लेदे हुई कि जी उन्होंने गलत कर दिया, उसको स्टे दे के तो काजी फाइज़ साहब ने उसको बहाल किया पूरी तरह से। अब सुना है कि उन्हीं की फरमाइश पे उसमें भी शायद तब्दीली की जा रही है कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर होगा, कमेटी शमेटी की ज़रूरत कोई नहीं होगी। ठीक है। तो ये देखने की बात यह है कि इससे फ़ायदा हुकूमत को वक्ती तौर पे होगा, 4 दिन और चल जाएगी, 5 साल भी शायद निकाल जाए, लेकिन ओवरऑल अदलिया के हवाले से भी नुकसानदेह है, आवाम के हवाले से नुकसानदेह है, और मुल्क को कोई इसका ज़ीरो फ़ायदा होगा, बल्कि इससे मामला ख़राब हो सकते हैं। ठीक है साकिब, आपको क्या लगता है ये जो प्रपोज की जा रही हैं आइनी तरामीम, इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो जिस तरह आइनी तरमीम लाई जा रही हैं, पूरा एक जुडिशल पैकेज है, ये अगर पैकेज पूरा मंजूर हो जाए, इवन मैं समझता हूँ कि 70% भी मंजूर हो जाए, 60% भी मंजूर हो जाए, तो पूरा हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो उसका स्ट्रक्चर हिल जाएगा कि उससे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर नीचे तक
जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो जजेस की तैनातियां हैं, चीफ जस्टिस की तैनाती है, किसने क्या करना है, हर चीज़ हिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पास इख्तियारात क्या हैं, 184, 84, 5, 6 और 7 जो है 87, वो सारे जो है वो आइनी अदालत नहीं बनाई जा रही है। वहाँ अलग से एक चीफ जस्टिस होगा, अलग से हुकूमत चीफ जस्टिस जो जजेस तैनात करेगी, तो पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हिल जाएगा। जिस तरह इख्तियारात की तकसीम है, जो हमारा रियासती एक स्ट्रक्चर है, उसमें अदलिया है, मुकन्ना है, एग्जेक्टिव है, हर एक ने अपने अपनी डोमेन में रहकर काम करना है। अगर आप अदलिया को उसमें से माइनस कर देंगे या इवन मुकन्ना को माइनस करेंगे या एग्जेक्टिव को माइनस करेंगे, तो जो सिस्टम चल नहीं सकेगा रियासत का, वो मुतासिर होगा। तो इस वक्त जो कोशिश हो रही है वो अदलिया को गैर मुअस्सर करने की कोशिश हो रही है। अब एक एक अमेंडमेंट को भी अगर हम बात करें कि टॉप 5 में से जो अमेंडमेंट ये ला रहे हैं कि पैनल जजेस का लाएंगे, हर बंदे को ये समझ आ रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की हुकूमत कोशिश कर रही है और उनको चीफ जस्टिस बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है। और उसके बाद हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, उनको भी चीफ जस्टिस नहीं बनाना। उनके बाद हैं जस्टिस याया अफरीदी, उनको भी नहीं बनाना। उनके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं। चौथे और 5वें नंबर वाले 2 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस वो बनाएंगे। तो ये मतलब पिक एंड चूज, पसंद ना पसंद के फलान ठीक नहीं है, इस तरह तो ये एक स्ट्रक्चर जो है हिलेगा। इस तरह जजेस की तैनाती वाला मामला भी है। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से एक जो है वो जिस तरह आईनी अदालत लाई जा रही है। एक मैं हिस्टोरिकल चीज आपके सामने रखना चाहता हूं कि हुकूमत इतनी बड़ी पैकेज ला रही है आईनी तरमीम का, उसमें कोई मुशावरत नहीं है, खुफिया रखा जा रहा है, कोई मुसवदा अभी तक सामने नहीं आया। अंदाजा लगा लें, कोई मुसवदा ही सामने नहीं आया। सारी जो है सोर्सेज से ये खबरें आ रही हैं। 18वीं तरमीम जब हुई तो उस वक्त जो रज़ा रब्बानी साहब थे, उन्होंने बाद में वो जो मीटिंग मिनट्स थे वो उन्होंने जारी किए। उन्होंने एक तो ये कहा कि बाकायदा तौर पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी जो आईनी रिफॉर्म्स के हवाले से, जिसने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, मीडिया के लोग थे, उनसे जो बाकायदा तौर पर इश्तिहार जारी करके उनसे जो है वो प्रपोजल्स ली गई। तकरीबन 77 मीटिंग्स हुई, 1 साल का जो है वक्त लगा, 400 घंटे तकरीबन जो है वो ये मुख्तलिफ औकात में ये मीटिंग्स होती रही। तो इतना इन डेप्थ उसको जो है वो उस पर मुशावरत की गई, उस पर जो है वो तजावीज़ ली गई। और उसके बाद जो 18वीं तरमीम हुई, आज तक वो 18वीं तरमीम मुतनाज़ा नहीं हुई। आज तक उस पर कंसेंसस है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। इसीलिए कहा जाता है कि आपने अगर कोई आईनी तरमीम इवन अदलिया जुडिशरी के हवाले से भी करनी है तो आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, सिविल सोसाइटी से भी लें, मीडिया से भी तजावीज़ लें। ये कोई तरीका कार नहीं है कि आप अपनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरा एक अदलिया का जो निज़ाम है उसको हिला के रख दें। मेरा यह ख्याल है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल जहां पे आएगा नंबर 1, और दूसरा कोई भी लेजिस्लेशन जो कर रही है उसमें नेक नीति का भी उनसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसमें मतलब ये खुफिया रखना ये किस चीज को जाहिर करता है कि आज इजलास हुआ वहां पे असेंबली में, खुसूसी जो कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में खुर्शीद शाह साहब चेयर कर रहे थे। बैरिस्टर गौर ने बाहर निकल के ये कहा कि हुकूमत के पास इस वक्त भी मुसवदा नहीं है कि कौन सी अमेंडमेंट्स करने जा रहे हैं, और खुफिया रखी जा रही है। तो चीजों को आप अच्छी नियत से कोई इस्लाहात लेकर आ रहे होते हैं ना, तो आप उस बारे में बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस देते हैं। लेकिन ये तो डिनाई करते रहेंगे, जी हम जी कोई ऐसी इस्लाहात नहीं लेकर आ रहे, कुछ नहीं हो रहा, और अब जो हो रहा है वो हमारे सामने। जी बिल्कुल। तो वो अभी तक जो है वो कोई चीज़ सामने नहीं आई, तो ये मुतनाज़ा हो जाएंगी तरमीम। मैंने 2 चीज़ें कहा, 2 जो पॉइंट्स हैं, नुकात हैं, उनकी बुनियाद पर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। नंबर 1 के कहीं पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कंप्रोमाइज तो नहीं हो रही, और दूसरा क्या जब ये की गई तो इसमें नेक नीति थी, तो नेक नीति कहाँ पे खुफिया रखी जा रही है, बताया ही नहीं जा रहा किसी को जी का क्या होना है, कोई मुशावरत नहीं। मतलब उमूमी तौर पर भी जो लेजिस्लेशन होती है, सादा जिसको कानून साजी कहते हैं, वो भी बिल जो है वो कमेटी को भिजवाया जाता है, कमेटी उसको देखती है, 1 by 1 देखती है, और वो सादा कानून साजी है। ये आईनी तरमीम है, इसको तो ज्यादा उसको देखा जाना चाहिए, इसमें तो ज्यादा जो है वो मुशावरत करनी चाहिए। लेकिन हुकूमत जो है वो शायद उनके मकासद कुछ और हैं, कुछ और जो है पर्पस वो सर्व करना चाहते हैं, और वो जुडिशरी को शायद सबक सिखाना भी इसमें जो है वो शामिल है। अच्छा, नजमुल साकिब साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं सिर्फ 2-3 बातें, 2-3 पॉइंट्स। अगर ये नंबर गेम पूरी हो जाती है, तरामीम आ जाती हैं,
अप्रूव हो जाती हैं इससे, नेशनल असम्बली से और सेनेट से, और बाद में ज़ाहिर है सदर साहब ने तो तौसीक कर ही देनी है। जी जी। तो और चीज़ों के साथ ये 3 चीज़ें साबित हो जाएंगी। नंबर 1 कि ये हुकूमत और ये मुल्क चल सकता है खान के बगैर। अच्छा। नंबर 2, अंदर खाते में सारे मिले हुए हैं, क्योंकि सवाल पैदा नहीं होता क्या, यानी अंदर वाकई अगर कोई अपोजिशन हो तो इस तरह की कुछ चीज़ आ जाए। तीसरी और सबसे अहम बात कि इस हुकूमत को अगर ये अमेंडमेंट्स आ जाती हैं और अप्रूव हो जाती हैं तो ये भी एक चीज़ प्रूव होगी कि इनको भी गैबी इमदाद हासिल है। हाँ। और वो गैबी इमदाद जो है, यानी कि मेरा मतलब कि अल्लाह और कुदरत भी इनमें शामिल है, वरना उनके बगैर तो हो नहीं सकता। तो ये 2-3 बातें बतानी थी। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आइनी तरामीम के हवाले से, और आइनी तरामीम में जो मेजर चीज़ है अंडर डिस्कशन वो है जुडिशल पैकेज। राव खालिद साहब, सवाल ये उठता है कि जो जुडिशल पैकेज लेकर आना चाह रही है हुकूमत, जो निकात हमारे सामने आए हैं इस हवाले से, अब हुकूमत ये कह रही है, तारड़ साहब की मैं स्टेटमेंट देख रही थी कि जी पाकिस्तान के अवाम को जल्दी इंसाफ की जो फराहमी है हम उसको स्मूथ करने जा रहे हैं, और असल में तो अवाम का बहुत फ़ायदा होने जा रहा है इन जुडिशल इस्लाहात से। आपको लगता है कि अदालती निज़ाम पर इसके अवाम के हक़ में भी असरात होंगे या फिर कोई और बात है? मैं आपको कुछ सीधा सीधा आर्टिकल बता देता हूं जो हम अब तक देख चुके हैं, जो होने हैं। आर्टिकल 51 में है वो मखसूस नशिस्तों का जो भी फड्डा पड़ा हुआ है कि किसको जाएंगी किसको नहीं जाएंगी, कौन सी पार्टी तसव्वुर होगी कौन सी नहीं होगी, वो तब्दील करने जा रहे हैं उसमें, ताकि जो 8 फरवरी के बाद इलेक्शन का जो स्टेटस था, जो मखसूस नशिस्तें सारी इनको दे दी गई थी, वो उठा के दूसरी पार्टियों की भी जो सुन्नी इत्तेहाद की कह लें या टेक्निकल बुनियादों पे, उसको किस तरह से रखा जा सकता है। दूसरी है आइनी अदालत। 175 में अमेंडमेंट है आर्टिकल 175 में। तो आइनी अदालत अगर बन जाएगी तो उससे क्या होगा, उसका जो प्रपोज्ड है कि रिटायर्ड जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उसके सरबराह होंगे। तो अभी हाल ही में तो काजी फाजी से सर रिटायर हो रहे हैं और उनको एक्सटेंशन भी नहीं मिल रही, तो तवक्को की जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है कि इस आइनी अदालत के सरबराह वही होंगे। और चार ये तरह हमारे नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए भी, और वैसे हम डिस्कस इसको कर लेते हैं कि ये आइनी अदालत का आखिर मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है? पर्पज़ इसका ये है कि कुछ ऐसे मामलात जो आइन से मुतल्लिक हैं, जो अवामी जो पब्लिक एट लार्ज जो होता है 184(3 जिसको आप कहते हैं, तो मोटो के इख्तियारात भी आते हैं उसमें। पब्लिक एट लार्ज अगर उनका कोई खिलाफ कोई चीज़ हो रही है जो हम डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होते हैं जाके, तो गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये वक्त ज़ाया होता है बड़ा लोगों का, बाकी केसेस सुने नहीं जा सकते, ज़्यादातर ऐसे केसेस आ जाते हैं जो पॉलिटिकल होते हैं 184(3 के तहत, और वो लंबे अरसे तक चलते रहते हैं और बाकी केसेस पीछे चले जाते हैं। तो उसके लिए आइनी अदालत जो होगी वो ऐसे मुकदमात जिनका बुनियादी हकूक़ की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से होगा, अवामी मफाद के खिलाफ चीज़ें होंगी, लेजिस्लेशन चैलेंज होगी, आइन की तरमीम अगर चैलेंज होती है तो वो वहाँ पे जाके सारी चीज़ें ये उसको देखा जाएगा और वहाँ पे वो उसके लिए एक अलहदा से अदालत होगी। फिर 175A है उसका सेक्शन 2 है जिसमें जुडिशल कमीशन जो अपॉइंटमेंट के लिए करता है, पार्लिमानी कमेटी थी 18वीं तरमीम में, वो पार्लिमानी कमेटी के बहुत सारे इख्तियारात थे जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको वार्निंग दी कि इसको ख़त्म करो वरना फिर गवर्नमेंट फारग है आपकी, तो फौरी तौर पे इन्होंने पाँव पड़ गए और वापस ले ली। ये भी खदशा बहरहाल मौजूद है, आगे चल के ये दोबारा भी कर सकते हैं ये काम। अब वो दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी जो थी, 4 MNA 4 सेनेटर्स और जुडिशल कमीशन जो है जिसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, सीनियर जजेस और वो सारा एक मिला के बनती है जो कमेटी जुडिशल कमीशन जिसका बनता है, तो इनके साथ अब पार्लिमानी कमेटी भी होगी और वो जजों की तकर्री जो है वो करेंगे। 181 जो है एक्टिंग जजेस की तकर्री के हवाले से है। 63 ये है डिफेक्शन क्लॉज। अब मुझे इसमें अवामी फायदे का कोई अगर आपको समझ आई है या नजर आया इसमें तो वो मुझे जरा बता दें। सिवाय बलोचिस्तान की अगर हम करें बात नुमाइंदगी की बढ़ाने की, जी जी,
बलूचिस्तान की अगर हम बात करें सीटें बढ़ाने की, नुमाइंदगी बढ़ाने की, उसमें कुछ थोड़ा सा आवाम का दर्द नजर आता है। ठीक है। 63A पे मैं पर्टिकुलरली बात करना चाहूँगा। उसमें बड़ी लय देखी जाती है, बड़े बड़े दानिश्वर हमारे बात करते हैं कि जी गलत फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, गलत कर दिया। 63A लाया क्यों गया था? 63A लाया गया था मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी 1-2 घंटों में पास हुई थी। तो ये उनकी हुकूमत ही पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर 1997 में जब 2/3 मेजॉरिटी थी जी, वो लाए थे। और इसका पर्पस क्या था, बुनियादी मकसद क्या था? फ्लोर क्रॉसिंग को रोकना। क्या रुकी? नहीं रुकी। फ्लोर क्रॉसिंग होती रही, वोट डलते रहे। पहली दफा रुकी है जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वोट काउंट नहीं होगा। तो 63 इफेक्टिव सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद हुआ है। और उसमें जो टेक्निकल बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और आईनी और कानूनी बात है, वो ये है कि आइन में सिर्फ एक आर्टिकल है जो वोट डालने से, जमहूरी प्रोसेस से आपको रोकता है कि आप वोट नहीं डाल सकते। बाकी आपका वोट का बुनियादी हकूक में आता है वोट का डालना। सिर्फ इस सिचुएशन में जहां आपको पार्लिमानी पार्टी डायरेक्शन दे दे कि आपने इन 3 सूरतों में नहीं डालना वोट, तो आप नहीं डाल सकते। अगर आप डालेंगे, यू आर इन वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है पार्लिमानी लीडर जब हिदायत दे देता है, और स्पीकर या चेयरमैन या जो भी है सूबाई असम्बली का, उसके सामने अगर आईनी वायलेशन हो तो उसको क्या करना चाहिए? इजाज़त देनी चाहिए कि हाँ ठीक है वोट हो गया, गिन लो, वो खुद उसका हिस्सा बन जाएगा। मेरे हिसाब से 63A पे बेस्ट जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की कि इसको वोट को काउंट नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप फ्लोर क्रॉसिंग रोक सकते हैं, वरना आज पीटीआई की आप तोड़ रहे हैं, कल को आपके को तोड़ रहा होगा। तो पहले भी आपके साथ इसके अंदर दोबारा करने जा रहे हैं, तो फिर तो फ्लोर क्रॉसिंग को आप मजीद इंश्योर कर रहे हैं कि जी हो ठीक है। और अब मकसद भी यही नजर आ रहा है, वो जो 41 अरकान है उनमें से वोट तोड़ने हैं इन्होंने। जी वोट काउंटिंग का है, लेकिन वो टेक्निकली वो भी ठीक नहीं है ना। अच्छा, आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है, लोटों के वोट लेके, हाँ ठीक है, तो उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होने के बाद इम्प्लीमेंट होगी ना। हाँ, होने से पहले आपने वोट लिए तो वो इम्प्लीमेंट वो उस तरह से वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, इमीडिएटली नल एंड वॉइड होगी। ये अलग बात है। जिस तरह से ये जाल फैला रहे हैं, जिस तरह पूरा जाल फैला रहे हैं जुडिशरी को अपने पूरे पंजों में लेने का, वो उसमें वो शायद उसको चैलेंज ना हो सके या उसका ट्रायल ना हो सके या कोई और कोई उसमें मसला आ जाए। लेकिन वो जो एब इनिशियो कहते हैं ना कि वो बुनियादी तौर पे होगी ही गलत शुरू से ही। जब आप उसको बना रहे हैं उस वक्त तो वो लॉ मौजूद है, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, उस पे वोट कैसे डाल सकते हैं फ्लोर क्रॉसिंग करके? ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है ऐसी क्या चीज़ है इन अमेंडमेंट्स के अंदर, इन इस्लाहात के अंदर, जो अदालती निज़ाम को मज़ीद या तो एफिशिएंट बना सके, या फिर दूसरा रुख ये है कि मज़ीद इसको कंट्रोल कर सके और फ्री जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है जमहूरियत के लिए ज़रूरी, वो आपको लगता है कि ख़त्म होने जा रहा है इन इस्लाहात के बाद? देखिए, हमारे पैनल ने बड़ी वजाहत से आपको बताया है कि ये जुडिशरी को, अदलिया को एक तरह से दीवार के साथ लगाने वाली बात है। एक फ़िक्रे में ये है, और अदलिया की जो हमीयत है, इज़्ज़त है, हुर्मत है, जो कि असल में दरअसल इस हुकूमत की अपनी, याद रहे कि ये जो रियासत पाकिस्तान है ना, इसमें अदलिया, ये पाकिस्तान की अदलिया की बात हो रही है, जिसको आप कोने से लगा रहे हैं, और वो जो कोई अहकामात करते हैं और वो सोच विचार करके कोई मेजॉरिटी फैसले आते हैं, और आप उस पर कहते हैं जी कि नहीं उसमें कोई ऐसा रास्ता निकालो। कोई तलाल चौधरी साहब आके कह देते हैं यानी पार्लियामेंट सुप्रीम है। बाबा, पार्लियामेंट सुप्रीम है एक अलहदा किस्सा है। ये इस वक्त आइन की, कानून की तशरीह की बात है, और उसमें फाइनल वर्ड जो है वो आपका होता है आपकी अदलिया का। ये तो हुई थी इस वक्त की बात। अब ये कि ये जो आपने ये यानी राव साहब अभी बता रहे थे ना कि इसका फ्लोर क्रॉसिंग का कानून, देखिए कानून बनाना एक चीज है, उस पे अमल दरामद होना इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम, ठीक है। इसी तरह से वोट पढ़ना किसी को एक चीज है, वोट पढ़ना किसी पार्टी को एक चीज है, वोट गिनना इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। तो हमारे मुल्क में ये होता है अल्लाह के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और हम उस पर कुछ हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं। मैंने बताया ना टिकटॉक है, मुसलसल चल रहा है कि आपको पता नहीं हो ये कानून बन गया। कितने कानून बने हैं? मैं तो यहाँ ये देख रहा हूँ कि अच्छे भले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, उसमें केस पे फैसला होता है,
फैसले पे अमल दरामद होता है और कुछ अरसे बाद वही सारे फैसले वही सुप्रीम कोर्ट अलहदा कर देती है। यहां पे आके क्वेश्चन मार्क सुप्रीम कोर्ट के आगे बड़ा सा पड़ता है कि जरा अपने अंदर भी देख लीजिएगा। और फिर ये जो हमने देखा ना 6-8 जजों ने ये जो हाई कोर्ट के जजों ने खत लिखा ये वो, तो इसमें एक खखेड़ है, इस पे पूरे का पूरा जो है ना ये निज़ाम, इसके अंदर मसले मसाइल हैं। और अवाम की जहां तक बात है वो तो ये अभी राव साहब बात कर रहे थे, मुझे याद आया कि ये 3-4 बेंच बना भी ले ना, फिर भी वो जो नूर मुकद्दम के केस का इस वक्त पड़ा हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट में, हेयरिंग नहीं मिल रही। 2 हेयरिंग होनी है, 10 मिनट लगने हैं, वो नहीं मिल रही, वो नहीं मिलेगी। और ये सुप्रीम कोर्ट फिर से खुलेगी रात के 12 बजे अगर इसको कहा जाएगा जी खोलें और ये आपने फैसला करना है तो या हुणे ही करना है, अभी करना है ये, तो उसमें दोनों तरफ से देखना पड़ेगा। असल में हो ये रहा है कि आप एक बात करते हैं, उसके जवाब में जो आपको आर्गुमेंट दिया जाता है वो किसी और मैदान का है, और वो ठीक है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आइनी तरामीम की, लेकिन जो बुनियादी सवाल है वो यही है कि इन आइनी तरामीम से आवाम के मसाइल पर, चाहे वो मुआशी मसाइल हों या मुआशरती मसाइल हों, उस पर क्या असर पड़ता है? क्या ये मफाद आमा की बात है या फिर पॉलिटिकल गेंस की या पर्सन स्पेसिफिक कुछ करने की बात है? इसी पर बात हो रही है। नज़ीमुल साकिब साहब, मुआशी मसाइल हमारे बहुत ज़्यादा हैं। IMF के पास हमें जाना पड़ता है बार बार। IPPs के मसले अपनी जगह खड़े हैं, टैक्स के मसले अपनी जगह खड़े हैं, और जिस पर जो आप वर्ड यूज़ करते हैं खखेड़ मची हुई है मुल्क में, वो है आइनी तरामीम और जुडिशल पैकेज। ये कितना डिसप्रोपोर्शनेट है उन मसाइल से जो कि अवाम सामना कर रहे हैं जिसका? आपके इस सवाल में एक तो ये है कि आपने कमाल का सवाल किया है, और एक ही सवाल के इसके जवाब में बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में आई हैं, और बड़ा ही पर्टिनेंट सवाल है। वो इसलिए कि ये जो हुकूमत बनती है, वोटिंग होती है, इलेक्शन होते हैं, लोग MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सदर पाकिस्तान वगैरह बनते हैं, ये किस लिए बनते हैं? ये किसके लिए बनते हैं? अच्छा, ये आपने जो कहा ना कि माशी मसाइल, पहले तो उसका जवाब सीधा सीधा से एक लाइन में दूं कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है या होगा, कल सुबह तक सिचुएशन सामने आ जाएगी आइनी तरामीम की, इसका अवामी मफाद से या माशी सूरत हाल से या आपको जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज दरपेश हैं इस वक्त सीरियस किस्म के, या टेररिज्म का जो एक अफरीत आपके सामने है उससे, या अफगानिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात से, या आपकी ट्रेड एंड इकोनॉमिक से, या अमेरिका से ताल्लुकात के, किसी से भी इसका कोई एक दूर का भी वास्ता नहीं है। ये तो हो गया एक यानी फिक्रे में जवाब कि इसका किसी से ताल्लुक नहीं है। ठीक है। दूसरा इसका पहलू ये है कि ये जो हम बातें सुनते हैं ना जी, IMF में ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हो जाएगा, माशी हम कर रहे हैं, देखिए इन्फ्लेशन हमने ये कर दी, वो कर दी। यकीन कर लीजिए, जब मैं माशी जो आपके हैं ना वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बैठ के बात करता हूँ तफसीली 6-6 घंटे की, वो मुझे बताते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि ये सारे के सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये फज्ड हैं, ये गलत हैं, ये झूठ हैं, और ये जो गा गे गी का चक्कर है ना, अच्छा उसके पीछे अब आएगा मेरे आपके सवाल का जो है ना बॉटम लाइन उसमें आएगी। जी जी, अवाम को रखें एक तरफ। ठीक है। ये जमहूरियत, या याद रहे बार बार जमहूरियत का आज जिक्र हो रहा है, आप जमहूरियत के लिए नहीं आए, आप जमहूर के लिए आए हैं। आपने जमहूरियत को नहीं बचाना। जमहूरियत को बचा के क्या करेंगे अगर आपका जमहूर, आपके अवाम जो हैं वो यानी गल सड़ रहे हैं, बिजली के बिलों के नीचे दबे हुए हैं, और उनके बच्चों की पढ़ाई का जाली दवाइयाँ आपकी बिक रही हैं, दूध तक आपको ठीक नहीं मिल रहा, यानी ऊपर से स्कूलों में दाखिले नहीं मिल रहे, और फिर आप उधार लेके तो अपने बच्चों को आप जो है वो पेट काट के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, फिर बेटियों की शादियाँ भी हैं। इन मसाइल की तरफ कौन सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से हुकूमत में आने का मतलब ये समझा जाता है
कि हमारी टौर होगी, हम पैसा बनाएंगे, हमारे पास ताकत होगी, हम अपने दुश्मनों को, जो हमारे रकीब हैं, जो हमारी अपोजिशन है, उसको हम सबक सिखाएंगे और अवाम की खैर है, क्योंकि अगले इलेक्शन तक आने तक वो भूल जाएंगे और फिर मेरे अवाम जो हैं फिर वो ये एक चने की बोरी होगी, एक गंदम की बोरी होगी, एक मोटरसाइकिल होगा और 3 खानदान जो हैं वो कर लेंगे। तो इसमें पावर गेम है और इस पावर गेम में जिस तरह वो कहते हैं ना कि यानी इश्क में और फलानी चीज़ में हर चीज़, जंग में हर चीज़ जायज़ है, तो इसमें जायज़ समझा जाता है कि आप हुकूमत में आएँ और अपनी मर्जी करें। ठीक है राव खालिद साहब, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए कि आवाम को कैसे बचाना है, आवाम को कैसे फैसिलिटेट करना है, या कि ये होनी चाहिए कि ख़ुद को कैसे बचाना है और ख़ुद को कैसे फैसिलिटेट करना है, जो कि इन आईनी तरामीम में बहुत वाज़ेह है? ये जो अभी जो हुकूमत में जो लोग हैं, जो जमातें हैं और जो शख्सियात हैं, लोग तो नहीं बदले ना, वही शख्सियात हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके भाई हैं, मरीम साहिबा हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, आसिफ जरदारी साहब सदर हैं, बिलावल भुट्टो साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, बहुत से MNAs भी पिछले 30, 40, 50 साल से वही आ रहे हैं। तो ये लोग इतने अरसे से हैं, कभी किसी को महसूस हुआ, आपको, या आप अभी छोटी है बहुत, लेकिन हम देख रहे हैं 40-50 साल से, किसी स्टेज पे ये महसूस हुआ हो कि ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए या इसकी बेहतरी के लिए कोई उनके यानी पॉलिसीज़ और कोई दर्द, कोई इस किस्म की चीज़ मुझे तो नहीं, सच्ची बात है, आज तक महसूस हुई। हर दफ़ा नारे सारे ज़रूर लगाते हैं, बढ़के लगाते हैं, सारा कुछ करते हैं, बेहिस्सी है ये इनकी। या तो अवाम के मसाइल से बेखबर है, जो कि मानने वाली बात नहीं है, इतना अरसा हो गया ये सारा कुछ करते हुए, ये सारी सियासी गेमें खेलते हुए। बेहिस्सी इसको कहा जा सकता है कि इतनी बेहिस्सी है कि एहसास ही नहीं कि जो अवाम की बेहतरी के लिए करने के काम है। मैं बार बार कहता हूँ, इस मुल्क का अगर कोई स्ट्रेटेजिक एसेट है किसी भी मुल्क का, तो वो उसकी अवाम होती है। ठीक है, जैसे जमहूर की बात की अवाम उसका स्ट्रेटेजिक एसेट होती है। अगर आपका स्ट्रेटेजिक एसेट नहीं है तो खाली ज़मीन पे आप क्या करेंगे, किस पे हुक्मरानी करेंगे? ये टाँटा पापा करके जो जाते हैं आप सड़क पे पुलिस वाले खड़े करके, उधर गार्ड लगा के, तो वो किसको दिखाएंगे आप? आपको आसानी हो जाएगी, चलो उनका खर्चा बच जाएगा, आपके रूट नहीं लगा करेंगे, लोग होंगे ही नहीं तो मौजे करें आप। तो ये बुनियादी तौर पे IPPs की सूरत हाल आपको पता है क्या हो रही है, वो उन्होंने धमकी लगा दी, वो आपको उधर लेके जा रही है। जी, बस ओवरऑल हमारा मजाक बना हुआ है, बैनुल अक़वामी तौर पे भी वाशी सूरत हाल जैसी हमारी है, जो इंसानी हकूक़ के हवाले से खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं यहाँ पे, पूरी दुनिया उस पर एतराज़ कर रही है, मजाक उड़ा रही है, और मज़ीद कितना मजाक हमने बनाना है इस किस्म की चीज़ें करके। वो हुकूमत को सोचना चाहिए। साकिब, अनसर्टेनिटी भी होती है ना, हुकूमत के सर पे तलवार सारा टाइम लटकती रहती है। हम हिस्ट्री उठा के देख लें कि अब गई हुकूमत, तब गई हुकूमत। आपको लगता है ये वजह है कि हुकूमतें प्रायोरिटाइज नहीं करती दूररस मुआशी फ़ैसले, और वो शॉर्ट टर्म पोलिटिकल गेंस के लिए इस तरह के फ़ैसले लेती हैं जो हम देख रहे हैं इस वक्त? शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन भी है, और वो चाहते हैं कि हम होंगे तो हम कोई फैसले करेंगे ना, तो उनको अपने होने का बड़ा फिक्र है। 8 फरवरी जो इलेक्शंस हुए, जिस तरह रिजल्ट्स आए, जिस तरह मतलब कई 100 इलेक्शन पिटीशंस पेंडिंग पड़ी हुई हैं, वज़ीर-ए-आज़म से लेकर वज़ीर आला तक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ तक, सबके हल्के जो है वो उस पर क्वेश्चंस हैं। तो वो अभी तक तो इस पे लगे हुए हैं पिछले 6-8 माह में कि हम खुद जो है वो अपनी मौजूदगी जो है वो साबित कर दें, उसको हिफाजत कर लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी तक तो यही सिचुएशन लग रही है, लेकिन इस तरह मेरा ख्याल है हुकूमतें चला नहीं करती जिस तरह वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेटली मामलात ख़राबी की तरफ ही जाएंगे। अगर आप सिस्टम को इतना छेड़छाड़ करेंगे तो वो फिर जो आप इस्तेहकाम की तरफ चीज़ें लाना चाहते हैं वो अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा, इदारों में महाजराई बढ़ेगी, और उसके असरात फिर हमारी मईशत पर भी पड़ते हैं और आम लोगों को वो सब कुछ भुगतना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, क्या सवालात लेकर आए हैं आज आप नाजरीन के लिए? शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल जी, ये जो अभी हालिया सितंबर का जलसा हुआ है ना PTI का, उसमें KP के वज़ीर आला ने ऐलान किया था, गंडापुर साहब ने, कि अगर 2 हफ्तों में खान को रिहा ना किया गया तो वो ये काम खुद कर लेंगे आके। ज़रूरी सवाल ये है कि इस ऐलान को 1 हफ्ता हो गया है, सिर्फ बताना है कि 1 हफ्ता हो गया है।
1 हफ्ता रह गया है और अभी तक रिहाई का कोई वाज़ेह प्लान सामने क्यों नहीं आया? ठीक है, आज का गैर ज़रूरी सवाल, आईनी तरामीम से पहले मुल्क में तालीम की एमरजेंसी नाफज की गई थी, लोगों को याद भी नहीं है। गैर ज़रूरी सवाल ये, और उसमें वो था कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं 5 से 16 साल की उम्र के ना। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के अवाम ये पूछने का हक रखते हैं कि अमली तौर पर इन 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दाखिले के लिए ये जो अमली इक़दामात करने हैं ये कब तक सामने आएंगे? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवालात आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक दीजिएगा। मैं हूँ रामीन सैयद, आपकी मेज़बान, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।